आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ 86 में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुची। नाज़रीन, न्यूज़ 86 में हम बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हैकर्स की जानिब से अब जो खबर बड़ी आ रही है वो सांबा के गगवाल इलाके से आ रही है, जहां पर हैकर्स ने दिल्ली पुलिस की भर्ती के इम्तिहान में जेर जमीन वायरिंग और रिमोट रसाई का इस्तेमाल करते हुए इम्तिहान का पर्चा लीक किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि हैकर्स की जानिब से गगवाल सांबा में दिल्ली पुलिस की भर्ती के इम्तिहान में जेर जमीन वायरिंग और रिमोट रसाई का इस्तेमाल किया गया है और इस के दौरान इम्तिहान का पर्चा लीक किया गया है। पुलिस ने जाए वकू से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 1 स्कैनर कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि इस वाक़े में मुलजिम जो है वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। वहां से जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से इन चीज़ों को जब्त कर लिया गया है, लेकिन जो मुलजिमान है वहां से फरार हुए हैं, सामान छोड़कर वहां से फरार हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में दिल्ली पुलिस के ऑनलाइन भर्ती इम्तिहान के दौरान हैकरों के जरिए हाईटेक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए धोखा दी का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। हैकर्स ने गगवाल में एक इम्तिहानी मरकज के करीब जेर जमीन वाईफाई केबल बिछाकर पूरा सिस्टम हैक कर लिया। पुलिस ने जाए वकू से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 1 स्कैनर कब्जे में ले लिया है। हैकर्स ने इम्तिहानी मरकज के करीब एक कमरा किराए पर लिया है और वहां से इम्तिहानी मरकज तक जेर जमीन तारे बिछाकर नेटवर्क को कंट्रोल किया है और इसके जरिए उन्होंने न सिर्फ मुंतखब उम्मीदवारों को धोखा देने में मदद की, बल्कि रिमोट रसाई के जरिए पूरे निजाम का इंतजाम भी किया है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने इम्तिहानी मरकज के करीब एक कमरे से मुश्तबह आवाजें सुनी। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान अपना तमाम सामान छोड़कर फरार हो गई। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि ये गैंग गुज़श्ता 1 माह से सरगर्म था और इस वाक़े ने महकमे पुलिस में हलचल भी मचा दी है। दौरान तफ्तीश कमरे से इम्तिहानी मरकज तक तारे बरामद हुई हैं। पुलिस अपने अब जो मफरूर मुलजिमान हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है, उनकी तलाश कर रही है और ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये ग्रुप दीगर मकामात पर भी अपना नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा था या नहीं। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। बड़ी और अहम खबर, जहां पर ऑनलाइन इम्तिहान के दौरान सवालिया पर्चा है किए जाने का एक बड़ा इंकिशाफ गगवाल सांबा के अंदर सामने आया है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से लैपटॉप, मोबाइल फोन और उसके साथ साथ ही कुछ दीगर जो डिजिटल आलात है उन्हें जब्त कर लिया गया है। वाईफाई के जरिए जेर जमीन कमरे से जो उन्होंने किराए पे लिया था वहां से लेकर इम्तिहानी मरकज तक तार बिछाई थी अंडरग्राउंड और पुलिस ने सारा मामला जो है उन्होंने बेनकाब कर दिया है और उसके साथ साथ ही वहां से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर कुछ चीजें जब्त की हैं, जबकि जो मुलजिम हैं वो फिलहाल मफरूर बताए जा रहे हैं। ये गगवाल के अंदर हैकर्स ने एक इम्तिहानी मरकज के करीब जेर जमीन वाईफाई केबल बिछाकर पूरा सिस्टम हैक कर लिया और पुलिस ने जाए वकू से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, स्कैनर कब्जे में लिया है और बताया जा रहा है कि हैकर्स ने इम्तिहानी मरकज के करीब एक कमरा किराए पर लिया था और वहां से इम्तिहानी मरकज तक जेर जमीन तारे बिछाकर नेटवर्क को कंट्रोल में किया था और इसके जरिए अब उन्होंने न सिर्फ मुंतखब उम्मीदवारों को धोखा देने में मदद की, बल्कि रिमोट रसाई के जरिए पूरे निजाम का इंतजाम भी किया है। पुलिस उन अफराद की तलाश में जुट चुकी है जिन्होंने ये हैक किया था, ये पूरा नेटवर्क का जो पूरा इम्तिहान जो है वो हैक किया था। अब इस सिलसिले में उन अफराद की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। बढ़ते आगे बात अब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किए जाने के बाद मरकज के साथ इसका माली इन्हिसार मजीद बढ़ गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से श्रीनगर के अंदर जब इससे पूछा गया एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि माली खुद मुख्तारी यूटी बनने के बाद इसमें ज्यादा बोझ बढ़ गया है। वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब भी माली जरूरियात पूरा करने के लिए
बड़ी हद तक मरकजी इमदाद पर इन्हिसार कर रहा है। वज़ीर आला जो खुद महकमे खजां का कलमदान भी संभाले हुए हैं, ने कहा कि इस तब्दीली के नतीजे में बजट का एक बड़ा बोझ बराह रास्त मरकज पर मुंतकिल हो गया है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने माली नज़्म ज़ब्त और मोहतात माली इंतजाम को तरजीह दी है। जम्मू कश्मीर अभी फाइनेंशियली खुद कफील नहीं है। We are dependent on Government of India for a large part of our financial resources. वो डिपेंडेंसी कम होने के बजाय बढ़ गई है जब हम यूटी बने। एक रियासत के होते होते हम जो है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस का हमें हिस्सा मिल जाता था, वो हिस्सा हमें मिलता नहीं है। अब यूटी की हैसियत से हमें अपने बजट का काफ़ी सारा जो दबाव है वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे तरफ से मुकम्मल कोशिश रही पिछले 15-16 महीनों में कि किसी तरह की लापरवाही फाइनेंशियल मामलों में ना हो। अगर आप में से कोई ये दिखा सके कि हमने पैसों का गलत इस्तेमाल किया या गैर जिम्मेदार तरीके से इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी में कमी आई है, तमाला तालीम याफ्ता नौजवानों का इंतहा पसंदी की तरफ जाना तशवीशनाक है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। IIM जम्मू के अंदर एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान दहशतगर्दी में कमी लाई गई है, ताहम जो इंतहा पसंदी बढ़ रही है, खासकर तालीम याफ्ता नौजवानों का इंतहा पसंदी की तरफ जाना, ये बाइस से तशवीश है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने में फोर्सेस के साथ अवाम को भी एक अहम रोल अदा करना होगा। जम्मू के अंदर IIM के अंदर एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार किया है। भूभाग को आतंकवाद से मुक्ति मिल गई। नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत छोड़ करके मोटे तौर पर नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद से मुक्त हो गया है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद का जो खतरा था, जो सोचते थे कि हैदराबाद से लेकर के नेपाल तक हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो भी सिमट करके 2-3 जिलों तक रह गया है। लेकिन ये एक जो आतंकवाद का चेहरा है, जिस तरह से पढ़े लिखे लोग उसमें आके शामिल हो गए, हाल की घटनाओं ने जो मुझे लगता है कि एक नई परिस्थिति पैदा कर दी। कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा, केरल में एक छोटा सा पैच और जम्मू कश्मीर, और मैं मानता हूं कि ये केवल सुरक्षा बल नहीं कर सकते। सुरक्षा बलों के अलावा समाज को भी और प्रशासन के बाकी अंगों को भी मिलकर के इसमें काम करने की जरूरत है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में जो भी तंजीमें जिनका नाम आप जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर जिंदा नहीं है। ये भी सच है कि जो रिक्रूटमेंट होता था लोकल टेररिस्ट का, उसमें भी बड़ी भारी गिरावट है। 1-2 टेररिस्ट रिक्रूट हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी दुर्भाग्य से ऐसा है कि वो इन्फिल्ट्रेट करा रहा है आतंकवादियों को। लेकिन मुझे लगता है कि संतोष की बात यह है कि यहाँ के सामान्य नागरिकों में एक विश्वास ऐसा आया है कि वो अब आतंकवाद की राह पर नहीं जा रहे। जो बाहर से आए हैं, छिपे हैं पहाड़ों में, जंगलों में, मारे जाएंगे, ये मैं आश्वस्त हूँ। समय जितना लग रहा है वो बचेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन जो आप चर्चा करेंगे, मेरा लिए अब जरा बढ़ते हैं आगे बात, जहां पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने यूनियन टेरिटरी में मुबैना दहशतगर्द मॉड्यूल्स की सरगर्मी के खिलाफ
बड़े पैमाने पर तहकीकात का मुतालबा किया है। श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि एनजीओज, फलाई इदारे, ट्रस्ट और दीगर तंजीमों के किरदार की जामिया जांच होनी चाहिए और इस जांच की उन्होंने मांग की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 16,000 से जायद रजिस्टर्ड तंजीमें, एनजीओज और खैराती इदारे सरगर्म हैं, जिनके किरदार का बारीक बीनी से जायजा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि उनमें से कई तंजीमें सरकारी इमदाद भी हासिल करती हैं, इसलिए यह जांचना लाजमी है कि फंड्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। अल्ताफ ठाकुर ने मुतालबा किया है कि तमाम ऐसी तंजीमों के असासों की तस्दीक और ऑडिट किया जाए। उन्होंने गैर मुल्की और मुल्की ज़राए से हासिल होने वाली फंडिंग की भी मुकम्मल तहकीकात पर जोर दिया, ताकि वाज़ेह हो सके कि उन्हें कौन और किस मकसद के लिए माली माउनत फराहम कर रहा है। जो एक आंकड़े के मुताबिक जहां हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितने भी एनजीओ हैं टोटल उनकी तादाद 16,000 है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक इतनी छोटी सी स्टेट में जहां 16,000 एनजीओ, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस जो यहां रन कर रहे हैं, जो यहां चल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत, वो भी मैं आपके सामने आपको कह दूंगा। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट ने बहुत सी जो एनजीओज है उन पे भी कार्रवाई की है, वो जिनके टेरर लिंक्स थे। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, फलाए आम ट्रस्ट, सॉल्यूशन मूवमेंट की एक थी, चैरिटी अलायंस जो दिल्ली बेस्ड थी, यहाँ जो काम कर रही थी, या ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम्स। और ये समझ नहीं आ रहा है ये विक्टिम टेररिस्ट विक्टिम उसको कहते हैं, ये जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो फैमिलीज है उनको विक्टिम कहते हैं। ये भी आज तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि विक्टिम किनको कहते हैं, लेकिन आसान और साफ लफ्जों में हम उनको कहते हैं जो टेरर विक्टिम होते हैं। जम्मू कश्मीर कोलिशन सिविल सोसाइटी या ऐसे जो एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर पर्सन्स, ये मुख्तलिफ जो एनजीओज थे जिनको बैन भी किया गया और जिन पे एनआईए और एसआई ने रेड भी की है। लेकिन एक चिंता की बात है कि ये 16,000 जो एनजीओज है, हम नहीं कह सकते हैं कि सारी एनजीओज गलत काम कर रही है, लेकिन 16,000 एनजीओज का इस छोटी सी स्टेट में होना ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। जबकि भारत पोर्टल जहां रजिस्ट्रेशन होती है एनजीओज की, 239 ही कुल एनजीओज वहां रजिस्टर्ड है। इन एनजीओज की काम क्या है और ये एनजीओज क्या काम करती है? हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स है और हमारे पास सबूत है कि फॉरेन से फंड्स आते हैं और ये फंड्स यहाँ टेरर एक्टिविटीज और जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ पैटर्न है उन तक ये फंड्स पहुंचाते हैं। क्रेडिबल हमारे पास सबूत है और हम सबूत के बिना पे आज आपके सामने यहाँ ये बात करें, रूबरू कर रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन एनजीओज पे एक्शन की है जिनके साथ टेरर लिंक्स है, बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है कि इन 16,000 एनजीओज में देखने की जरूरत है कि इनकी फंडिंग किस किस कंट्री से आती है, कहां से आती है और आज तक कितनी फंडिंग हुई है, और ये फंडिंग जहां इन्होंने की कहां इन्होंने टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल किया है, कहां इन्होंने टेररिस्ट बनाए, कहां इन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, कहां टेररिस्ट को वेपन्स और एमुनेशन हासिल करने के लिए इन्होंने फंडिंग की है। इस विषय पे आज हम आपके साथ बात यहां कर रहे हैं। एक और चिंता की बात है, देखिए इसके मुख्तलिफ पैटर्न है। एक तो जो फॉरेन फंडिंग यहां होती है उसको देखने की जरूरत है। दूसरा, एक जो आम कश्मीर में आजकल चल रहा है, कुछ एनजीओ और कुछ ट्रस्ट मुख्तलिफ नामों पे हमारी गलियों, हमारी सड़कों पे फंड जमा करते हैं। कोई यतीम के नाम पे, कोई बीमार के नाम पे, कोई किसके नाम पे, और वो फंड कितना आता है, कहां जाता है, कहां उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको देखने की जरूरत है। हम हरगिज नहीं कह सकते कि सारी एनजीओ गलत है, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो तादाद इन एनजीओ की है वो मुलव्वस है टेरर एक्टिविटीज में और उनको फॉरेन फंडिंग होती है। जर्मनी, जापान, यूए ऐसे मुख्तलिफ कंट्री से उनकी फंडिंग होती है। और हाल ही में एक एनजीओ है जिसको इंग्लैंड से फंडिंग होती है और वो फंड कहां वो जमा करता है, महदूदी साहब का जो लिटरेचर है जमात इस्लामी का
वो दरगाहों में उसको बांटता है, वहां वो करोड़ों रुपए वहां इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही बहुत से सबूत हमारे पास है कि जो ये एनजीओज है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को दहलाने, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ाने देने के लिए ये जो फंडिंग इनको फॉरेन कंट्री से होती है, गल्फ से होती है, फॉरेन कंट्री से होती है, पाकिस्तान से होती है, मुख्तलिफ कंट्री से होती है, या खुद जो ये जमा करते हैं, एक ही कारण और एक ही मकसद उनके पीछे है कि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार टेररिज्म को रिवाइव किया जाए, यहाँ टेररिज्म को बढ़ाया जाए। बढ़ते आगे बात अब वस्ती जिला गांधरबल की करते हैं। गांधरबल पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एक मंशियात के नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। एसएसपी गांधरबल की जानिब से इस हवाले से तफसीलात भी फराहम की गई है। एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में ममनुआ अशिया बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस सिलसिले में गांधरबल एसएसपी गांधरबल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, जिस दौरान उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए कहा है कि एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मकदार में मंशियात बरामद किया गया है। और इस मंशियात की जो कीमत मार्केट में बताई जा रही है तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस नेटवर्क में अभी बहुत से लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, बड़े नाम आ सकते हैं, क्योंकि एक माना जाता है कि बड़ा नेटवर्क है। जिस तरह से ये काम कर रहा था, जिस मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है, और कुछ ख्वातीन भी इसमें मुलविस हो सकती हैं। एसएसपी गांधरबल मोहम्मद खलील पोसवाल की जानिब से इस हवाले से तफसीलात फराहम की गई हैं। शादीपुरा इलाका में हमने एक इंडिविजुअल इरफान अहमद भट्ट, जो यहीं आपने देखा होगा, इसको डिटेन किया और इसके पोजीशन से हमें हीरोइन लाइक सब्सटेंस मिला, इसकी गाड़ी से मिला। और फिर हमने इसको ट्रैक किया, इसका मूवमेंट पैटर्न देखे और इसकी कनेक्टिविटी, इसकी बाकी लिंक्स देखे। देन वी फाउंड कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट पेडलर्स है ड्रग्स का गांधरबल में। ये जेल में था ऑलरेडी एनडीपीएस केस में, वहाँ इसके लिंक्स डेवलप हुए और उसके बाद बाहर निकलने के बाद फेब महीने से लेकर अभी तक ये किसी बड़े सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था। और मल्टीपल टाइम इसके मूवमेंट कुपवाड़ा और अमृतसर तक हुई हैं, जलंधर तक गया है कंसाइनमेंट लाने में। इसकी हमने सारी लिंक्स एनालाइज करके बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम किया और साथ में कोर्ट से आर्डर लेके हमने सुंबल में गांधरबल ये शादीपुरा और श्रीनगर की कुछ जगहों पे कोर्ट आर्डर्स के लेने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। और फिर हमें फर्दर पता चला कि एक मेजर सप्लायर इसका, जो ड्रग्स का जो इसका फोर फ्रंट पर रह के उधर से काम कर रहा है, उसका नाम सामने आया मकसूद हुसैन खान। ये इंडिविजुअल जकूरा का रहने वाला है। जब हम वहाँ के कोर्ट आर्डर लेके पता चला कि वो वहाँ से मोहल्ले के लोगों ने तंग आकर उनको वहाँ से, पूरे मोहल्ले से पूरी फैमिली को निकाल दिया हुआ है और दे वर नॉट अवेलेबल देयर। टेक्निकल एविडेंसेस और बाकी चीज़ों के आधार पर लोकेशन देखते हुए हमने चेक करके हमें पता चला कि ये सनत नगर एरिया में रह रहा है। तो सनत नगर में हमने जाके कल इवनिंग को रेड्स की हैं अलॉन्ग विद द मैजिस्ट्रेट्स एंड जो हमें बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स सामने रखते हुए हमने कार्रवाई की। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग टू सी कि एक इंडिविजुअल जो फैमिली को इन्वॉल्व करके उसके पास कोकीन रिकवर हुई है जो कि करीब 1 kg है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू मोर देन 10 करोड़ है। और ये प्योरेस्ट फार्म में सब्सटेंस हमने एफएसएल एग्जामिनेशन मौके पे भी करवाया एंड वी फाउंड कि ये इंडिविजुअल जो है ये कल ही आउटसाइड JNK से ये कंसाइनमेंट लेके आया है। अब इसका वर्जन है, बाकी हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, उसमें भी हमें लग रहा है इसके मूवमेंट पैटर्न, ये फ़ोन स्विच ऑफ करता है, नए फ़ोन लेके इशू करके जाता है जम्मू और उसके बाहर वहाँ से लेके आया। और इसके घर में हमें ये जो चीज़ें आप देखेंगे इसके अंदर बिसाइड्स ड्रग्स, जो कोकीन लाइक सब्सटेंस के अलावा पेपर फाइल्स, पैकेजिंग मटेरियल, वेमेंट मशीन्स एंड अदर गैजेटरीज के जिसके सपोर्ट से ये पूरा नेक्सस चला रहा है। और इसकी एक गाड़ी हमने फ्रेश गाड़ी इसी पैसे से खरीदी है। कुछ गाड़ियाँ इसने और ख़रीदी हैं, वो कहीं गिरवी रखी हुई हैं दूसरी जगहों पे, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसकी जो सप्लाई चेन है,
अब हमें पता चल रहा है कि इसके कुछ लेडीज़ भी इन्वॉल्व हैं और ख़ासकर श्रीनगर सिटी में जो लेडीज़ ड्रग सप्लाई कर रही हैं वो इसी के फोर फ्रंट पे काम करती हैं. It is indeed a big achievement on the part of J&K police, especially to dismantle the network, which is in a way causing. चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे. बात अब संतोष ट्रॉफी 2025 के लिए J&K फुटबॉल टीम के इंतखाबी अमल की बाज़ाब्ता जांच का हुक्म भी दिया गया है. कुछ सवाल उठाए गए थे इंतखाब के दौरान जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा रहा था, उनके हवाले से बाज़ाब्तगियों का जो है इंतखाबी अमल की बाज़ाब्ता जांच का हुक्म भी दिया गया है. और ये फैसला इंतखाबी अमल से मुतल्लिक मौसूल होने वाली शिकायत और तरीक़ाकार पर उठने वाले सवालात के बाद किया गया है. यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जारी करदा एक सर्कुलर, एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक इंतखाबी अमल की मुकम्मल जांच के लिए एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, जो इस बात का जायजा लेगी कि आया मुकर्ररा उसूल और रहनुमा खतूत पर अमल किया गया या नहीं. बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है. और इस इंक्वायरी कमेटी की सरबराही अनुराधा गुप्ता, डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर करेंगी. कमेटी में मंसूर असलम चौधरी, स्पेशल सेक्रेटरी महकमे खुराक शहरी रसद उमूर सारिफीन, मनोज प्रभाकर, जॉइंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी मेघा बोचिया, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड एक्टिविटीज डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट सतपाल सिंह, साबिक डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, साबिक चीफ कोच, और बिलाल रसूल जो फिजिकल एजुकेशन टीचर जिला बडगाम, ये इस कमेटी में शामिल है. और तकनीकी जांच को मजीद मजबूत बनाने के लिए डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जम्मू और कश्मीर खत्तों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 साबिक कौमी सतह के फुटबॉल खिलाड़ियों को बतौर इजाफी अराकीन कमेटी में शामिल करे. हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी को टीम के इंतखाब के लिए अपनाए गए मयार, ट्रायल्स के तरीक़ाकार और हतमी फैसलों के अमल का बारीक बीनी से जायजा लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. और इसके साथ साथ शफाफियत, इंसाफ और मेरिट के उसूलों पर अमल दरामद का भी मुआयना किया जाएगा. इंक्वायरी कमेटी को 7 दिन के अंदर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात हुकूमत को पेश करने की हिदायत भी दी गई है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मजीद कार्रवाई की जा सकेगी. बढ़ते आगे, नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से का हिदायत जारी कर दी गई है. मुल्क भर के तमाम मेडिकल कॉलेजों को हिदायत दी गई है कि वो तलबा को वाज़ेह और साफ नुस्खा नवीसी की तरबियत को मज़ीद मजबूत बनाए और नुस्खों के तरीक़ाकार की बाकायदा निगरानी का निज़ाम नाफिज करे. NMC की जानिब से जारी सरकारी मुलाज़मे में रियासती और मरकजी ज़ेरी इंतज़ाम इलाकों के महकमे सेहत, मेडिकल कॉलेजों के डायरेक्टर्स और को हिदायतें दी गई हैं कि फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने को कहा गया है. ये इक़दाम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की रवां साल जारी हिदायत के बाद उठाया गया है, जहां हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नाख्वानदा और गैर वाज़ेह तिबी नुस्खे मरीजों की जान के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं और तिबी दस्तावेजात में वजाहत आइन के आर्टिकल 21 के तहत सेहत का लाजमी हिस्सा है. और अदालत ने NMC को हिदायत दी कि वाज़ेह नुस्खा नवीसी की अहमियत को मेडिकल तालीम का बाज़ाब्ता हिस्सा बनाए, जिसके बाद ही NMC ने नेशनल मेडिकल एजुकेशन कमीशन एक्ट 2019, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन 2002-2016 के MCI नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर्स पर लाजिम है कि वो नुस्खे वाज़ेह तौर पर और जहां मुमकिन हो बड़े हरूफ में तहरीर करें, ताकि अद्वियात में गलती के इम्कानात कम होंगे. कमीशन ने क्लिनिकल सप्लीमेंट्स एक्ट
कमीशन ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के कवायद का हवाला देते हुए तिबी दस्तावेजात में दुरुस्तगी और वजाहत की अहमियत पर भी जोर दिया है और मुअस्सर निगरानी के लिए हर मेडिकल कॉलेज को ड्रग्स एंड कमेटी के तहत एक खसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने की भी हिदायत दी गई है और ये कमेटी नुस्खा नवीसी के तरीकों का बाकायदा जायजा लेगी और खिलाफ वर्जियों की निशानदी करेगी और इस्लाही इकदाम तजवीज़ करेगी। ज़ैली कमेटी वक्तन फ़वक्तन नुस्खों की जांच का मुनज़्ज़म मनसूबा तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करेगी, वो महफूज रखेगी। जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी और उन्हें DTC के सामने पेश करेंगी। ये रिकॉर्ड ज़रूरत पड़ने पर NMC को भी फराहम किए जाएंगे। NMC ने याद दहानी कराई है कि डॉक्टर्स को अद्वियात के जेनेरिक नाम लिखने, माकूल दवा के इस्तेमाल और नुस्खों की वजाहत और ख्वानगी को यकीनी बनाना होगा। कमीशन के मुताबिक उन हिदायत पर अमल दरामद लाजमी है और मेडिकल कॉलेजों को फौरी तौर पर ज़ैली कमेटी तश्कील देने और निगरानी के निज़ाम को बिला ताखीर फाल करने की हिदायत भी दी गई है। अब जरा बात कश्मीर यूनिवर्सिटी की करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन का दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसका इनेकाद किया जाएगा, जो कि मुख्तलिफ शोबजात में डिग्रियां मुकम्मल करने वाली तलबा है उनके लिए अहम तालीमी संगमील ये है। यूनिवर्सिटी के जॉइंट रजिस्ट्रार की जानिब से जारी करदा सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कन्वोकेशन के दौरान PhD डिग्रियों समेत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मुकम्मल करने वाले तलबा को डिग्रियां अता की जाएंगी। बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है और इसके अलावा अपने अपने इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को शानदार तालीमी कारकर्दगी पर खसूसी तौर पर एजाज़ात से नवाजा जाएगा। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि वो तमाम तलबा जो अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 के दौरान अपने इम्तिहानात कामयाबी से पास कर चुके हैं, कन्वोकेशन में शिरकत के अहल होंगे और अहल उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करे और कन्वोकेशन में शिरकत के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस अदा करना होगी। और यूनिवर्सिटी हुक्काम ने जोर दिया कि रजिस्ट्रेशन लाजमी है और सिर्फ वही उम्मीदवार कन्वोकेशन में शिरकत कर सकेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया हो। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज़किरों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।